तो तब तक मुझे बता दो, क्या आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आती है? सबको आती है एनर्जी कंजर्वेशन? कब अप्लाई कर सकते हैं? ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग, तभी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। मुझे लगा तुम खरीदने चले गए। हाँ, तो खाली कंजर्वेटिव फोर्सेस लगेंगे तभी एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं हम ना। और वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, सही है क्या जो तुमने बोला? प्लस माइनस में क्या? प्लस माइनस की कितने लोग प्लस के साथ हैं? कितने लोग माइनस के साथ हैं? कितने लोग दोनों में है प्लस माइनस? वो सब गलत है। वर्क डन बाय स्प्रिंग विल ऑलवेज बी नेगेटिव। बहुत बेसिक चीजें हैं, पहले इन पे काम करते चलो। स्प्रिंग का वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी मैं आगे पढ़ाता हूँ तो फंस जाते तुम लोग। यहीं से स्टार्ट करेंगे। वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव क्यों होता है? एक बात बताओ, अगर मैंने ये एक वर्टिकल वॉल लिया तो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट है के। क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट? के। अच्छा, दो तीन चीजें आपको और बतानी है मुझे। सबसे पहले, क्या आपको नेचुरल लेंथ पता है? इक्विलिब्रियम लेंथ, क्या डिफरेंस है दोनों में? बोलो बोलो। देखो, लेक्चर पढ़ने आया हूँ मैं तो कुछ और सोच के आया था। ये मुझे बताना पड़ेगा तभी मैं आगे अच्छे सवाल करा पाऊंगा। मैं सोच के कुछ और आया था, मुझे कराना कुछ और पड़ रहा है। तो मुझे बताओ नेचुरल लेंथ में और इक्विलिब्रियम लेंथ में क्या डिफरेंस है? नेचुरल लेंथ पे कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा और इक्विलिब्रियम लेंथ में कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन इक्वेट हो गया। हाँ इक्वेट होता है। नेट फोर्स जीरो है कहाँ पे? इक्विलिब्रियम लेंथ में। मतलब नेचुरल लेंथ में भी नेट फोर्स जीरो है बट कोई फोर्स है ही नहीं। इक्विलिब्रियम लेंथ में फोर्स है बट नेट फोर्स जीरो है। ऐसा। ओके, हाँ सही है। तो इस केस में नेचुरल लेंथ कहाँ है? क्या यहाँ कहीं होगा? ये नेचुरल लेंथ है कि ये नेचुरल लेंथ है? मास वाला। क्यों? अच्छा, तो इक्विलिब्रियम लेंथ कहाँ है? चलो मैं इसको मान लिया कि ये पूरी लाइन जो है ये नेचुरल लेंथ को दिखा रही है। तो इक्विलिब्रियम लेंथ कहाँ है? नेचुरल लेंथ पे ही। तो इस केस में ये ऐसा पॉइंट है जहां पर ये अनस्ट्रेच्ड लेंथ पे मैंने ब्लॉक को लगा दिया। ब्लॉक में कोई भी एक्सटेंशन नहीं आ रहा है और ब्लॉक लगाते ही mg जो ड्राइविंग फोर्स जैसा काम कर सकता था उस mg को कौन बैलेंस कर रहा है यहाँ पे? नॉर्मल। तो ये पॉइंट पर नेट फोर्स भी जीरो है और यही पॉइंट है अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ये फिर से याद रखो, फोर्स लगने या ना लगने से किसी नेचुरल या इक्विलिब्रियम लेंथ की पहचान नहीं होती। इक्विलिब्रियम लेंथ की पहचान होती है कि नेचुरल लेंथ किसको बोलते हैं? द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। हो सकता है वहां पर फोर्सेस लग रहे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ जो है वो अनस्ट्रेच्ड होनी चाहिए। जैसे मान लो एक ये वाला केस ले लो, ये एक स्प्रिंग है, उसकी लेंथ इतनी है, ये वाली लेंथ अभी बिना स्ट्रेच किए लेंथ इतनी है, तो इसको क्या बोल देंगे? नेचुरल लेंथ। अब मैं अगर यहां एक ब्लॉक जोड़ देता तो नीचे कौन सा फोर्स लगता? mg को बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स है क्या? mg को इस पॉइंट पे तो कोई फोर्स बैलेंस नहीं कर रहा है। तो अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है बॉडी उधर मूव करना चालू कर देती है, तो क्या ये ऐसे नीचे मूव करना चालू कर देगा? तो इसमें मूवमेंट होगा और ये मूवमेंट होते 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 ऐसे नीचे मान लो यहां आ गया, इस पॉइंट पे आया। मान लो ये यहां से एक्सटेंशन आ गया x नॉट, तो ये mg और अब ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा? kx नॉट।
जिस पॉइंट पे ये kx0 और mg दोनों बराबर हो जाएंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम लेंथ। तो इक्विलिब्रियम लेंथ और नेचुरल लेंथ अलग भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। इस पॉइंट पर, अच्छा यहीं आगे क्यों रुका, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स में इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं देखा जाता है। विथ एक्स स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा होगा और वो बढ़ के किधर लगता है, क्या काम होता है, ये स्प्रिंग फोर्स है। के एक्स करना क्या चाहता है, के एक्स चाहता है कि नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग को लाया जाए। अच्छा ये यहां रखा है, नेचुरल लेंथ है। समझना मैं क्यों बोल रहा हूं कि स्प्रिंग का जो फोर्स है वो -12 kx² होता है। अब मान लो इस ब्लॉक को मैं आगे खींच लूं, मैं यहां लेके चला गया ब्लॉक को। अब ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो क्या स्प्रिंग भी इतना आगे ऐसे निकल गई होगी इस डायरेक्शन में x। जब इस पॉइंट से रिलीज कर दोगे आप तो क्या होगा, ये ऐसे पीछे आने की कोशिश करेगा, अपने नेचुरल लेंथ पे आने की कोशिश कर रहा होगा, ऐसे फोर्स लग रहा होगा kx। सही बात है क्या। मैंने बोला कि मुझे बताइए वर्क डन कितना है स्प्रिंग का। तो अब सवाल ये है, यहां फोर्स कौन सा लग रहा है, वेरिएबल फोर्स है, तो इसको मैं केस ए बोलता हूं। तो केस ए में अगर बात किया जाए तो वर्क डन क्या लिखोगे, kx dx cos 180। फोर्स जब x का फंक्शन होता है तो वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ f dx। अगर आपको जरा भी प्रॉब्लम हो रही हो समझने में तो आप बिंदास बोलो, मैं और पीछे से स्टार्ट कर सकता हूं। है प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है। तो ये अच्छा, मुझे ऑब्जेक्ट को लेके कहां से कहां जाना है, 0 से x, कहां लेके जाना है, तो ये cos 180 कितना, -1, तो माइनस के बाहर आ गया, x dx क्या बन जाएगा, वर्क डन कितना आया। तो ये एलोंगेशन के केस में आया -12 kx²। इसके अलावा अगर मैं मान लो इसी ब्लॉक को पीछे धक्का दिया होता, कॉम्प्रेस कर दिया होता ऐसे, इधर मैं x लेके गया, दो ही तो केस पॉसिबल है ना, या तो आप एलोंगेट कर पाओगे या आप कॉम्प्रेस कर पाओगे। एलोंगेट किए तो -12 kx² आ गया और कॉम्प्रेस किए तो कितना आ गया। अब देखते इस पॉइंट पर kx इधर लग रहा होगा, इसमें भी अगर मैं वर्क डन लिखूंगा ना बेटा, तो मैं लिखूंगा kx इस डायरेक्शन में है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो मैंने इधर ही किया ना पार्टिकल का, तो kx dx cos 180 तो यहां भी आएगा, लिमिट 0 से x क्या सेम चीज बन गई। तो यहां भी जो वर्क डन आएगा क्या वो -12 kx² भी आएगा। तो वर्क डन आपने पॉजिटिव किया या नेगेटिव, इससे मतलब डिस्प्लेसमेंट आपने किधर किया, स्प्रिंग को एलोंगेट करने के लिए किया या फिर कॉम्प्रेस करने के लिए किया, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वर्क डन हमेशा स्प्रिंग का कैसा होता है, नेगेटिव, याद रखोगे। खैर फिलहाल ये प्रॉपर फॉर्मूला भी नहीं है। हाँ बोलो। सर अगर लिमिट x से 0 डालेंगे तो नहीं डाल सकते ना, क्यों, आपको कॉम्प्रेस करना होता है। नहीं सर अगर हम ऐसे लाया तो छोड़ा, तो यहां ले, अभी हमने जो लिखा है ये किसका वर्क डन लिखा है तुमने, वर्क डन बाय स्प्रिंग लिखा है या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिखा है, तब तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। एक्सटर्नल फोर्स लिखोगे तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है। स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट जो आप काम करते हो वो पॉजिटिव होता है। तो आप जो प्लस माइनस बोल रहे थे दैट इज वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। और ये सही नहीं है, सही तो ये है वर्क डन बाय स्प्रिंग इज -12 k x2² -x1², क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये तभी वैलिड है जब ऑब्जेक्ट को मैं कहा नेचुरल लेंथ से लेके जाऊं आगे। जरूरी है क्या नेचुरल लेंथ से लेके जाऊं,
नेचुरल लेंथ यहाँ था, मैं पहले खींच के इसको यहाँ रखा हुआ था, ये ऑलरेडी x1 पर है। अब यहाँ से x2 लेके जा रहा हूं मैं, ये x2, तो x1 से x2 ले जाने में कितना वर्क डन करोगे? ये अगर x1 0 हो जाए इसका मतलब नेचुरल लेंथ पे आ जाए। x क्या होता है? एक्सटेंशन द स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ ना। अगर इनिशियल एक्सटेंशन को मैं 0 कर दूं तब आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आता है सबको? आप समझ गए? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी? प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये 2 पॉइंट अपने दिमाग में हमेशा रखो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग विल ऑलवेज बी पॉजिटिव और वर्क डन बाय स्प्रिंग विल ऑलवेज बी नेगेटिव। बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन ये बहुत काम की चीजें हैं। ये सब आपने डिराइव किया हुआ है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको जानना है। मेरा मानना है सुबह सुबह 8 बजे उठ के आप लोग अगर आ रहे हो तो चलो, आज पहला लेक्चर था, हर वीक में एडवांस का लेक्चर लूँगा, ऐसे ही लूँगा मैं लेक्चर, लेकिन उसमें आने के पहले आपको टॉपिक पता चल ही जा रहा है कौन सा टॉपिक है। उस टॉपिक को आप एक बार रिवाइज करिए, आपको लग रहा है कि आप रिवीजन के साथ सही कर पा रहे हैं, आपका रिवीजन अच्छा है, तब आप क्लास में आएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो उस टॉपिक का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें मैं जनरली वही क्वेश्चन उठाऊंगा जो एक्चुअली एडवांस लेवल के हैं, जिसमें एकदम क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हो और कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व हो रहा हो, जहां तुम्हें लगे कि आप आए हो तो आपको एडवांस के लिए कुछ अलग चीज़ें दी गई है। और अभी तो ठीक है, अगली बार से मैं आपको, क्योंकि यार बहुत कम टाइम पे पता चला कि आज मेरा रिवीजन लेक्चर है, सुबह आज मैं देखा, मुझे पता ही नहीं था, तो मैं अब 25 क्वेश्चन की एक शीट भी दूंगा, वो सॉल्व करना होगा आपको। ऐसे लग रहा है आगे की डायरेक्शन में, लोग भी तो आगे डिस्प्लेस कर रहे हैं ना। नहीं, तो हम क्या करते हैं, हमने जो वर्क डन लिखा है स्प्रिंग पर कि नेचुरल लेंथ बाय डिफॉल्ट कौन सी लेंथ होती है, तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे तो कोई फोर्स नहीं है, तो स्प्रिंग कब काम करेगी? नेचुरल लेंथ से कॉम्प्रेस करना हो या फिर एलोंगेट करना हो। तो ये जो लिखा गया है, देखो मैंने लिमिट, लोअर लिमिट क्या रखी है सबकी? 0, मतलब नेचुरल लेंथ से x कॉम्प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे नेचुरल लेंथ से x एलोंगेट कर रहा हूँ। तो नेचुरल लेंथ से जब कॉम्प्रेस करना हो या एलोंगेट करना हो तब जो स्प्रिंग काम करती है वो है। जब भी वर्क डन बाय स्प्रिंग बोला जाएगा तो अपने दिमाग में रखना कि उसके नेचुरल लेंथ से ही बात की जा रही है। रिलीज कर दिया सपोज, तब तो रिलीज कर दोगे तो वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मेट बन गया ना, कि यही तो होता है पोटेंशियल एनर्जी की, जब मैं एक्सटर्नल एजेंट के अगेंस्ट कोई काम करता हूँ तो एनर्जी में स्टोर हो जाता है, किसी पॉइंट पे जाके छोड़ते हो तो वापस आने के लिए उसकी एनर्जी से वापस आता है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया। नहीं मतलब फिर रिलीज करने के टाइम पॉजिटिव हो जाता है ना स्प्रिंग का। रिलीज कर, यहाँ से हमने रिलीज करने के बाद तो स्प्रिंग कोई काम ही नहीं कर रही है। स्प्रिंग का काम कब हो रहा है? स्प्रिंग का काम कब हो रहा है? नेचुरल लेंथ से या तो कॉम्प्रेस कर रहे हो तब काम हो रहा है, नेचुरल लेंथ से या तो एलोंगेट कर रहे हो तब काम हो रहा है। जब आपने रिलीज कर दिया तो वो एनर्जी का फॉर्मेट वापस आ रहा है ना, पोटेंशियल टू काइनेटिक। हाँ, वो कन्वर्जन आ गया ना एनर्जी में, क्योंकि अब यहां से यहां ले गया, स्प्रिंग ने माइनस में काम किया। यही काम अगर मैं पूछता कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जिसने इसको यहां से नेचुरल, भाई ये kx बढ़ा क्यों होगा यहां से यहां जाने में? अपने आप तो जादू हुआ नहीं होगा कि यहां से यहां चला गया होगा, आपने कोई फोर्स लगाया होगा जो इस kx के अगेंस्ट लग रहा होगा, तो आपका वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होगा। जो प्लस और माइनस बोलते हो आपने कई क्वेश्चन में देख लिया होगा, इसलिए बोलते हो कि प्लस में आ रहा है। वो प्लस में क्यों आता है? क्योंकि वहां पे लिख के आता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। समझा? कोई दिक्कत किसी को है तो बोलो। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग फोर्स। एनर्जी कंजर्वेशन आपको आता है। आइए कुछ सवाल के थ्रू मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आपको और अच्छे से क्वेश्चन कराने का मेरा मन है। क्या हुआ? बोलो बोलो।
तू उसको बोल रही, बोल बोल तू ही बोल दे ना। गलती हो गई होगी शायद, क्यों कौन पढ़ाया था? हाँ गलती से लिख दिया होगा, और माइनस हाफ के x² ही होता है। अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। हो गया। अगर आपने वो प्लस माइनस वाला लिखा है, देखो कई बार टीचर पढ़ाता है, उसका दिमाग कहीं और चल रहा होता है, गलती हो जाती है, तो गलती से लिख दिया होगा, वहां पे प्लस काट दो। तो उसमें बोला तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव होगा। चलो अब अगर ऐसे सवाल आ जाए, ये वाले सवाल शायद आपने किए हो, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कि एक फिक्स सपोर्ट है, यहां पर इस जगह पर मैंने एक पैन रख दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट है K, एक ब्लॉक को H हाइट से रिलीज कर दिया। कर सकते हैं रिलीज? क्या होगा जब ये ब्लॉक इस पैन पे गिरेगा? तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी, कॉम्प्रेस होते होते ऐसे ये कॉम्प्रेस होके यहां कहीं आएगा, जिस पॉइंट के, अच्छा पहले ये बताओ, जब ये यहां से रिलीज करोगे H हाइट नीचे आने तक, क्या ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगी? इस पॉइंट पे आओगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? √2gh। भाई वेलोसिटी तो आनी चाहिए। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी रहेगी? और इस पॉइंट पे पहुंचते ही जस्ट बिफोर हिटिंग द स्प्रिंग कितना फोर्स रहा होगा ब्लॉक के ऊपर? जस्ट बिफोर हिटिंग द स्प्रिंग व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? पीएचडी करना है इस सवाल में। mg कितना रहा होगा? जब हिट किया होगा तो ये कौन सी लेंथ है? अभी मासलेस पैन है तो नेचुरल लेंथ है ये। जस्ट बिफोर हिटिंग द स्प्रिंग या एट द पॉइंट वेयर इट स्ट्राइक्स द स्प्रिंग द नेट फोर्स इज mg एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करके ऐसे नीचे आना चालू करोगे, क्या ऊपर kx काम करने लगेगा? अब ऊपर काम कर रहा है kx, नीचे काम कर रहा है mg, तो क्या नेट फोर्स बढ़ा कि घटा? जितना नीचे आते जाओगे क्या नेट फोर्स कम होता जाएगा? अगर नेट फोर्स कम होता जाएगा तो वेलोसिटी में क्या होगा? क्या वेलोसिटी भी कम होती जाएगी? सही बात है, वेलोसिटी भी कम होती जाएगी। और एक ऐसा पॉइंट आ गया, समझना, देखो ये सवाल हो जाएगा, मुझे पता है एक लाइन का ही सवाल है, लेकिन मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूं। यहां टकराया तो टकराने के टाइम पे mg काम किया, जैसे इस पॉइंट पे आया mg काम किया। हाँ बोलो। यहां से नीचे गए, यहां से नीचे गए, मान लो यहां आ गए, तो अब नेट फोर्स कितना हो गया? मान लो ये x1 डिस्टेंस नीचे गए हो, तो क्या अब फोर्स हो गया mg माइनस kx1। अच्छा ये बताओ, टिल इक्विलिब्रियम लेंथ, मान लो ये इक्विलिब्रियम लेंथ है, कौन सी लेंथ है? इक्विलिब्रियम लेंथ का मतलब इस पॉइंट पे mg और kx0 दोनों बराबर हो गए, नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स। इस पॉइंट के ऊपर जब यहां तक रहोगे, इस पॉइंट के ऊपर रहोगे, तो कौन सा फोर्स? भाई mg और kx0 किस पॉइंट पे बराबर हो रहे हैं? इस पॉइंट पे। तो इसके ऊपर क्या हुआ होगा? कौन ज्यादा होगा? कौन ज्यादा होगा? mg। अगर mg ज्यादा हुआ तो a नेट क्या लिखोगे? g माइनस k बाई एम इंटू x1। और ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड्स। तो इस पॉइंट पे पहुंचे आप, तो आपकी वेलोसिटी कितनी रही? √2g।
समझना, पीएचडी करवा रहा हूं इस पे, क्योंकि जब टफ सवाल आएंगे ना तो ऐसे सवालों में तुम रोओगे, ना रोना पड़े इसलिए भी देख लो। यहां पे √2gh है, तो इस पॉइंट पे पहुंचे तो आपकी वेलोसिटी √2gh से ज्यादा होगी, कम होगी, या उतनी रहेगी, या 0 हो जाएगी? कम होगी, बहुत मारूंगा। mg चुप, 0 भी नहीं होगी। mg और kx0 यहां बराबर है भाई, लेकिन इस इंस्टेंट में a नीचे की तरफ तो लग ही रहा है, भले a की वैल्यू घट रही है लेकिन a है तो अभी भी नीचे की तरफ। हाँ बोलो, वेलोसिटी किधर है? नीचे। a किधर है? नीचे। तो क्या अप टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट की वेलोसिटी √2gh से बड़ी हो जाएगी? जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस कर दिया, अब इस पॉइंट को क्रॉस कर दोगे ना, मान लो ये पॉइंट पे आ गए, तो यहां पे जो kx लग रहा होगा, kx2 बोल देता हूं, ये mg से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट तक भाई kx लगातार बढ़ रहा है, mg तो बढ़ नहीं रहा है। kx इस पॉइंट पे लगातार बढ़ा, इस पॉइंट पे आके kx और mg बराबर हो गए। इसके नीचे जाओगे तो kx अभी भी बढ़ेगा, क्योंकि एक्सटेंशन बढ़ रही है, स्प्रिंग में बढ़ रहा है ना। तो इस पॉइंट से जब आप नीचे जाना चालू करोगे तो कौन बढ़ना चालू हो गया? kx2। अब एक्सेलरेशन किधर आ गया? ऊपर, लेकिन इस पॉइंट पे कितना है? नीचे। अब देखो, इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद वेलोसिटी नीचे है, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो इसके बाद ये वेलोसिटी घटनी चालू होगी, इस पॉइंट पे आके ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कुछ नहीं समझा, क्या बता दिया इसने? अरे कुछ समझ में आया? ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? ये पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है इसको अभी भी पढ़ोगे और सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी पढ़ोगे, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? दो चीजें आपने सीखी, ऑसिलेशन में पढ़ते हैं ये दो चीजें आपने सीखी। व्हाट इज द मीन पोजीशन? The position of particle at which net force balances out, या net force is 0। दूसरा, the velocity at net force। अच्छा, थ्रू आउट द जर्नी अगर बात की जाए तो ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है, यहां की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। जब भी पूछेगा, अभी मैं सवाल करूंगा उसमें पूछेगा फाइंड आउट द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी एट इट्स मीन पोजीशन। गलती आपसे क्या हो जाती है, आपको ये सिचुएशन पता होती है और मैक्सिमम कंप्रेशन में ये पता होता है, ये वेलोसिटी को आप मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम वेलोसिटी बोल देते हैं, और यही आपको आंसर का पहला ऑप्शन मिलेगा। तो आप क्या याद रखेंगे? स्प्रिंग आसान नहीं है, स्प्रिंग टफ कॉन्सेप्ट है। क्या मैं एक बार दोबारा सब ये राम कहानी बताऊं? पोजीशन में √2gh की है ना वेलोसिटी, ग्रेटर देन √2gh है ना? हाँ ग्रेटर देन इक्वल। अच्छा, ये इक्वल लग रहा है, अब ग्रेटर देन है। इस कहानी को रिपीट करूं, यहां से यहां आया, इस पॉइंट पे √2gh है। जब इस पॉइंट के नीचे गए तो टिल इक्विलिब्रियम लेंथ, एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में है, मतलब वेलोसिटी बढ़ती गई, इक्विलिब्रियम लेंथ पर पहुंच के वेलोसिटी हो गई √2gh से बड़ी। अब कितनी बड़ी होगी उसके लिए डेटा दिया होगा, ये x कितना है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई बड़ी। इस पॉइंट को, इक्विलिब्रियम लेंथ को जब मैंने क्रॉस किया, इक्विलिब्रियम लेंथ मतलब मीन पोजीशन, जैसे इस लेंथ को मैं क्रॉस कर रहा हूं, kx बढ़ रहा है, मतलब पार्टिकल में रिटार्डेशन आ रहा है। इस एरिया में एक्सेलरेट हो रहा है पार्टिकल, इस एरिया में रिटार्ड हो रहा है पार्टिकल। पार्टिकल में रिटार्डेशन आएगा, मतलब उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, और इस पॉइंट पे पहुंच के वेलोसिटी 0 होगी। तो द पॉइंट वेयर वेलोसिटी बिकम्स 0 विल बी योर मैक्सिमम कंप्रेशन का पॉइंट, एंड द पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम इज योर इक्विलिब्रियम लेंथ और मीन पोजीशन। लिख लो ये। ब्लॉक को उठाएंगे, उसके बाद जो ऑसिलेट करेगा वो मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में करेगा। हाँ, अब यहां से ना क्या होगा पता है, जैसे तुमने अगर इसको सेट करके छोड़ दिया ना, तो अब ऐसे चलेगा, ये वाली लेंथ क्या बोलूं, ये वाली जो लेंथ है अपनी, ये कैलकुलेट कर लोगे,
एसएचएम में पढ़ोगे, ये बन जाएगा आपका एम्पलीट्यूड। क्या बन जाएगा? अब इसी जितना नीचे उतना ऊपर भी लगातार ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। हाँ, प्रोवाइडेड द सेटअप इज इन वैक्यूम। अगर वो ऐसे खुली हवा में रखा है तो उसमें डैम्पिंग फोर्स भी आता है और लगातार उसका ऑसिलेशन कम होता रहेगा, एम्पलीट्यूड कम होकर वो कहीं ना कहीं आके रुक जाएगा। और जब रुकेगा भी तो कहाँ रुकेगा? वो इक्विलिब्रियम लेंथ पे। हम आज का ये डेमो ले लो, ट्रेलर है, ऐसे ही चलेंगी क्लासेस। ये एडवांस है तो उसको एडवांस बनाऊंगा मैं। अभी तो तुम लोगों को शुरुआत ही किया है, तो अपने सीनियर से पूछो रूबी बैच में। मुझे क्या पता क्या होता है, वो रूबी बैच नाम था, मैं आते ही शुरू हो गया। वैसे मुंह देख रहे हैं मेरा, ये क्या पढ़ा रहा है। ये बहुत बेसिक लेवल है। इसमें तुम बैठोगे तो तुम्हारे जो क्वेश्चंस के लेवल होंगे वो या तो ओलंपियाड्स के PYQ होंगे या जेई एडवांस के PYQ होंगे। मैं मेंस को टच नहीं करूँगा, क्योंकि एडवांस के मैक्सिमम सवाल तो हम अगर क्लास में भी तुम देख रहे हो, उसके बाद कोई भी एडवांस बुक लेके देखो, तुम्हारा क्वेश्चन तो बन रहे होंगे, बन रहे हैं ना, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर। तो यहाँ वो सुपर एडवांस वाले क्वेश्चन होंगे या फिर ओलंपियाड्स के PYQ होंगे। कहानी समझ में आ गई? पक्का? अच्छा, इसी में मैं एक और काम आपसे पूछूं। ये जो M ब्लॉक है कब तक साथ में चल सकता है? क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि M यहां से गिरा, इधर आया, अब साथ में यहां तक गया? क्या ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है कि M साथ छोड़ दे? जब वो नेचुरल लेंथ के ऊपर चला जाएगा तो साथ छोड़ देगा ना, क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ के ऊपर नहीं जा सकती। सोचो इस पॉइंट को क्रॉस करके तुम ऊपर गए, तभी तो छोड़ेगा ना। रुके रुके कैसे छोड़ देगा? ऑसिलेट करके ही छोड़ेगा ना। अगर मैं इस पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर चला गया तो स्प्रिंग पर किधर फोर्स लग रहा होगा? नीचे। mg किधर लग रहा है? नीचे। तो नीचे फोर्स ज्यादा हो गया, मतलब स्प्रिंग तेजी से नीचे आना चाहेगा, लेकिन ब्लॉक पर तो mg लग रहा है। दोनों पर नेट फोर्स अलग अलग हो गए, और जब तक दोनों बॉडी पर फोर्स एक लग रहे हैं तभी तक वो साथ में चल सकते हैं। जैसे उनका फोर्स अलग अलग हुआ, वो तो साथ छोड़ ही देंगे। तो अगर कभी भी पूछे कि ब्लॉक साथ कब छोड़ेगा, तो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ तक जाओ, उसके बाद वो साथ छोड़ देगा। साथ छोड़ो ना तेरो। मिस्टर अवनीश, क्या हाल है? तो फिर नेचुरल लेंथ पे कभी जा नहीं पाएगा, क्यों? बिकॉज एक्सेलरेशन। अगर तुम प्रैक्टिकली देखोगे ना, हाँ वैक्यूम में ही है ना। मैं तो भी बोला कि डैम्पिंग, जब भी सवाल आएंगे, जब तक तुम्हें एयर रेजिस्टेंस का फैक्टर ना बोले, डैम्पिंग ना बोले, ज़बरदस्ती मत मान लेना कि क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करो, क्योंकि डैम्पिंग आएगा तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बन जाता है a0 e -bt/2m। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन सॉल्व करते करते तुम बुढ़े हो जाओगे, इसलिए वो लेना भी मत जल्दी। अगर साथ नहीं छोड़ा तो SHM होगा। इसको बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हो। एक्चुअली ये चैप्टर में कहाँ कहाँ आएगा, अभी COM में भी आएगा, ये स्प्रिंग SHM में भी आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट स्प्रिंग का बहुत जगह मिलेगा, और जब भी अच्छे सवाल को बनाने होते हैं वो स्प्रिंग डाल देते हैं। अगर आप DCP सॉल्व करते हैं तो आपको लेवल 2 में एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ऑप्टिक्स में भी इसका। और अगर आप कोई और अच्छी बुक सॉल्व कर रहे हैं तो पता नहीं कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मल्टीपल जगह पे इसका इस्तेमाल अलग तरीके से करते रहते हैं, बहुत इस्तेमाल है इसका। चलें आगे, लिख चुके ना? अब ऐसे तुम्हें जो लग रहा हो कि ये इंपॉर्टेंट है वो लिख लेना। अब हम क्वेश्चन करते हैं।
चलो एक बेसिक क्वेश्चन से ही चालू करूंगा मैं। वही सवाल जो भी कर रहे थे जिसमें ये बकवास आ गया था। H हाइट से रिलीज किया है, K है। पहला एक ही सवाल निकाल दो, फाइंड मैक्सिमम कॉम्प्रेशन स्प्रिंग। कॉम्प्रेशन निकालना है ना, एक्स की वैल्यू निकालो। क्वाड्रेटिक बन गया है क्या? तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा ना। क्वाड्रेटिक मत सॉल्व करो अभी के लिए, लेकिन करना पड़ेगा। मैक्सिमम कॉम्प्रेशन के लिए क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा, वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। मान लो यहां से x जाके ये वेलोसिटी जीरो हो गई। अब मुझे ये देखना पड़ेगा इसमें कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक तो ऊपर से जब तक ये पैन तक नहीं गिरेगा कौन काम कर रहा होगा, mg बाद में भी काम कर रहा है। mg कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव इन नेचर। दूसरा कौन काम कर रहा है, kx स्प्रिंग, ये भी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव। क्या दोनों फोर्स कंजर्वेटिव है? तो कंजर्वेटिव फोर्सेस अकेले काम करते हैं तो क्या एनर्जी कंजर्व कर सकते हो? तो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं तो क्या ये बन जाएगा ui प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। u कितने लोगों का है, एक तो mg का है और एक kx का है, दो फोर्स लग रहे हैं। तो यहां भी दो पार्ट में आएगा, एक mg वाला और एक kx वाला। mg का u लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रेफरेंस लाइन चाहिए होती है। आप कहीं भी ले सकते हैं, आप फ्री है कहीं पर भी लेने के लिए। आप यहाँ भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी लेके कर सकते हैं, यहाँ भी लेके कर सकते हैं। आप किसी भी पॉइंट पे रेफरेंस लाइन लेंगे आपके आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप बताइए कहाँ ले लूँ? हाँ सब लोग अलग अलग बोलो। मैक्सिमम कॉम्प्रेशन पे चलो, तुम ऊपर लेके भी करोगे तो वही आएगा, मैं दिखा दूंगा अभी। तो u इनिशियल कितना हो गया, अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन ले लूं तो mg का u इनिशियल कितना हुआ, mg, और इसके ऊपर टोटल हाइट कितना है, h प्लस एक्स। अच्छा इनिशियल kx कितना है, इनिशियली तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में ही है ना शुरुआत में, तो kx वाला जीरो हो गया, k इनिशियल भी जीरो हो गया। तो u फाइनल है में mg क्या होगा, तो अगर मैं इस पॉइंट पे ले रहा हूं तो फाइनली वहीं पे आ गया जीरो। kx लेकिन अभी आ गया हाफ k, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ कितना हो गया x, और फाइनली फिर से आके जीरो हो गया। तुम्हें यार x बताना है तो देखो ये ऐसा बन जाएगा mgh प्लस mgx इज इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक बनता हुआ दिख रहा है क्या, कौन सा क्वाड्रेटिक है ये, के एक्स स्क्वायर माइनस टू एम जी एक्स माइनस टू एम जी एच इज इक्वल टू जीरो। आगे सॉल्व कर लेना, आपको फार्मूला मेथड आता है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उससे आ जाएगा। एक और सवाल, हाँ हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम यही तो है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम में और क्या होता है, वर्क डन बाय mg लिखते, वर्क डन बाय kx लिखते,
ये बनता के एफ माइनस के आई, ये 0 ही बनता। mg का वर्क डन तू क्या लिखता भाई, mg h प्लस एक्स, और kx का वर्क डन लिखता माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यही तो बनता। तो ये उसी का वर्क एनर्जी थ्योरम का ये शॉर्टकट फॉर्म है, ऐसे लिखना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये वाला फॉर्मेट। ये सवाल किया होगा बता देना, मैं नहीं कराऊंगा तब। एक रिंग रखा है जिसका मास है m, वो इस तरह से रखा है, ये लेंथ है l, ये दिया है d। इस पॉइंट से रिंग को कर दिया मैंने रिलीज, और क्या दिया है आपको, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज d। कितनी लेंथ है ये, d। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ रिंग व्हेन इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल। थीटा ले 37 ले लो थीटा, जाओ। अब डेटा हो सकता है कुछ उल्टा सीधा हो। ये सवाल आपको जेई एडवांस 2006 या 7 में पूछा है। तुम पैदा नहीं हुए थे बात अलग है, लेकिन पूछा था ये। हाँ एल और डी के टर्म्स में थीटा लिख सकते हैं, फिर वो सब वेरिएबल के टर्म्स में आ जाएगा। सब वेरिएबल ही दिया है क्या? एल और डी के टर्म्स में आ जाएगा। लो ये भी थीटा ही लिख दे। वेरिएबल्स में ही खेलते हैं ना। क्या होता है वेरिएबल्स में खेलने पे, कैलकुलेशन की वैल्यू थोड़ी कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। और तुम्हें चाहिए तो मैं डेटा दे देता हूँ, पूरा डेटा ले लो। डेटा ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या? कौन है? पैसा मेरे पास है नहीं, मर्सिडीज वाले कहते हैं गाड़ी ले लो, कहाँ से ले लूँ? चलिए, ये सवाल में ये जब पेपर में भी दिया था तो इसमें एक छोटा सा ही कैच है। लग तो इसमें भी वही रहा है, स्प्रिंग फोर्स और mg। इसका मतलब यहाँ भी हम u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल लगा सकते हैं। यहाँ पर भी दो दो फोर्स आएंगे, mg और स्प्रिंग। यहाँ भी कौन आएगा, mg और स्प्रिंग, दो दो फोर्स आ रहे हैं। बच्चों इनिशियली अगर आप देखेंगे, वो बोल रहा है कि नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की d है, मतलब फाइनली ये यहाँ आ गया नेचुरल लेंथ पे, ठीक है। पहले उसकी लेंथ l हो गई है, तो जब इनिशियल ये mg लिखा जाएगा तो ये वाली हाइट मैं h मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, h। तो क्या मैं इसको रेफरेंस लाइन मानूं तो इनिशियली रिंग के लिए है mgh, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है रिंग की, mgh प्लस हाफ k, नेचुरल लेंथ कितनी है स्प्रिंग की, d। यहां कुछ लोगों ने l लिख के गलती कर दी है, तो नेचुरल लेंथ है d, एक्सटेंशन के साथ कितनी लेंथ हो गई है l, तो एक्सटेंशन कितना हुआ l माइनस डी, तो l माइनस डी टू द होल स्क्वायर, और इनिशियली ये 0 है। फाइनली mg का वर्क डन 0 क्योंकि यहीं पे आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं इसकी। स्प्रिंग का भी हॉरिजॉन्टल लेंथ पे आ गया, कोई एक्सटेंशन नहीं है, और ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। लेकिन ना तो अपने को h दिया है, और इनफैक्ट lb इसीलिए थीटा दिया है कि आप lb d के टर्म्स में लाइए, नहीं तो सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो आप जरा ध्यान से देखो इस डायग्राम में, तो जो डायग्राम आपको दिया है
वहां से क्या मुझे मिल रहा है, डी बाई एल इज इक्वल टू कॉस 37 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो d बाई एल इज इक्वल टू 4/5, एल की वैल्यू 5d/4 मिल गया एल। दूसरा h निकालना है तो h बाई डी इज इक्वल टू 3/4 1037, तो h की वैल्यू 3d/4 सब्स्टिट्यूट करो, तो mg 3d/4 प्लस हाफ के 5d/4 माइनस d टू द होल स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर, तो 2 2 2, तो ये क्या बन गया 3mgd/2 प्लस 5 1 जा 5, हाँ सॉरी 4 1 जा 4, 5 माइनस 4 1, d स्क्वायर बाई 16, सही है क्या? m यहां आ जाएगा, ये m कैंसिल हो गया, v की वैल्यू आ गई √3gd/2 प्लस kd स्क्वायर बाई 16m। समझा? नहीं ले सकते, l को d के टर्म्स में लिया ना, हाँ तो नहीं, हमेशा स्प्रिंग की हॉरिजॉन्टल रेंज के रिस्पेक्ट में लिखोगे ना, एल को डी के टर्म्स में नहीं, डी को एल के टर्म्स में नहीं लिख सकते। एल की भी जरूरत नहीं है ना, सिर्फ डी ही काफ़ी होता है, उसने एल खाली तुम्हें गुमराह करने के लिए दिया था। और कभी भी हमेशा लिखना तो नेचुरल लेंथ के रिस्पेक्ट में लिखना होता है। आना चाहिए, आएगा। एल के टर्म्स में एल तुम्हें गिवन नहीं होता तो मैंने दे दिया। एल के टर्म कभी भी आंसर तुम्हें नेचुरल लेंथ के, हाँ डी के टर्म्स में ही आंसर होगा, कभी एल के टर्म्स में नहीं आएगा। नेचुरल लेंथ के टर्म्स में ही आंसर पूछेगा ना तुमसे, अगर उसने डिस्टेंस दिया है तो। थोड़ा और आगे चले, ये वाले सवाल कर लोगे ना अब। सेम आएगा, लेकिन L जो है वो एक्सटेंडेड लेंथ है ना, नेचुरल लेंथ इसीलिए कि नेचुरल लेंथ के कभी भी स्प्रिंग को हम कहाँ से देखते हैं, नेचुरल लेंथ से ही देखते हैं, तो हमेशा नेचुरल लेंथ के टर्म्स में ही आंसर देना पड़ेगा। ये कौन सी बुक है? अलजेब्रा कर रहे हो क्या? पीएनसी, ये बहुत खतरनाक टॉपिक है। अभी समझ आ गया। और डिक्शनरी प्रॉब्लम मैंने स्टार्टिंग के 6 महीने अपने करियर के मैंने फिजिक्स मैथ्स पढ़ाया ना, फिजिक्स के बदले। स्टार्ट मैंने मैथ्स से किया था और बाद में फिजिक्स पढ़ाने लगा मैं, क्योंकि मैथ्स में मुझे लगा पैसा कम है, बहुत अब ज़्यादा है वो अलग बात है। उस टाइम पे बहुत टीचर्स हैं ना जो मैथ्स पढ़ा रहे थे, और फिजिक्स के टीचर बहुत कम थे, तो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं। उसकी भी कहानी मतलब अभी सोचता हूँ हंसी आती है मुझे। बहुत बेकार तरीके से मैंने पढ़ाना शुरू किया था, यहाँ से छोड़ा वहाँ पकड़ा, वहाँ झूठ बोला यहाँ झूठ बोला, तब जाके पढ़ाया था। हाँ मेरी उम्र ही कितनी थी, तुमसे 2 साल बड़ा। अब मैं 19 साल की उम्र से पढ़ाने लगा था ना, कॉलेज सेकेंड ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ अपने। तभी तो मैं अपने कॉलेज का अंबानी हुआ करता था ना। मेरे पास 52,000 पर मंथ आया करता था अपने सेकेंड ईयर कॉलेज से, 3rd सेमेस्टर से। 52,000 रुपये हर महीने, और ख़र्चा कुछ नहीं होता था। कितना 900 रुपये मेरे हॉस्टल मेस का लगता था खाने का, बस। हाँ बाकी क्या ही लगेगा। हाँ अरे कैंपस के अंदर रहना पड़ता था, तो वहाँ पे गाड़ी अलाउड नहीं थी। कैंपस के अंदर तुम्हें बाइक अलाउड नहीं थी, खाली PhD को अलाउड थी, तो और किसी को अलाउड नहीं होती। तो खाली तुम साइकिल रखनी है, साइकिल का क्या ही खर्चा होगा। वो पैसा कहाँ खर्चा करते थे, किसी दोस्त की गर्लफ्रेंड है उसको घूमने जाना है, ये ले 5,000 रुपये घूम के आ जा, तो ऐसा थोड़ा क्रेज बनता था। तो हॉस्टल में इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शन में जैसे मेस रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन होता है, जीसेक होते हैं,
जनरल सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, कल्चर सेक्रेटरी। तो उसमें मैंने कभी इलेक्शन लड़ा नहीं है, मैंने अपने बंदे उतारे हैं। क्या हो भाई, मेरी तरफ से फ्री पार्टी। क्या उससे फ़ायदा क्या था पता है? उससे फ़ायदा ये होता था कि जब भी मैं जाता था ना, मुझे बढ़िया, मैं 4th या 5th सेमेस्टर से, मुझे याद भी नहीं है कि 2-3 सालों में मैं अपने हाथ से कभी खाना लेके भी खाया होऊंगा। मैं पहुंचता था, वो जो मेस में काम करने वाले ना, और सर खाना ला के लगा के रखते थे। उनको पता था कि ये सब मेरे ही बंदे हैं जो है, क्योंकि वहाँ पूरा एक चेकलिस्ट होता है कि आपको अमूल बटर यूज़ करना है, आपको यही यूज़ करना है। वो मेस जो MR होते हैं ना, मेस रिलेटिव जो सामान आता है, तो उनको दिखाना पड़ता है कि हमने यही मंगाया है। अगर उसने गलती से भी साइन कर दिया ना कि ये सामान नहीं, ये वाला मंगा दिया, डुप्लीकेट वाला, तो आपका पूरा कैंटीन बंद हो जाएगा, लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। तो उनको पता है, और ये भी पता होता है कि इसका ही बंदा है। मुझे खाना वाना तो ऐसे फ्री में मिलता था, बहुत खाना खाया ऐसा, और ख़ुद भी खाया था और ऐसे दोस्तों को भी खिलाता था। अब किसी और हॉस्टल वाले आ जाओ, इधर खिलाता हूँ तुम्हें। हाँ, बहुत ऐसा होता था। पहले स्टार्टिंग मैंने घर पे पैसा देना शुरू किया था अपने पापा को। मैं उस टाइम पे भाई 30,000 बहुत हुआ करता था। मैं 2-3 महीने भेजा, उनको किसी ने बता दिया, उनको बताया मैं पढ़ाने लगा हूँ, तो उनको किसी ने बता दिया कि पढ़ाने में बच्चे को इतना पैसा कौन देता है। पक्का मेरे पापा को लगा मैं ड्रग्स वग्स बेचने लगा। हाँ भाई, मैं आया छुट्टियों में घर पे, मतलब ऐसे बोले आओ अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम दोस्तों की तरह तुमसे बात कर सकता हूँ। मुझे लगा क्यों माहौल बना रहे हो भाई, मारते ही इतना थे पहले, अब माहौल बना रहे हैं। और मैं सबको बाहर कर दिया। मैं और एक रूम में बैठे, बोले बेटा देखो, पढ़ने गए हो, पढ़ लिख लो, अच्छा काम करो, ये गलत कामों में मत पढ़ो। लोग मैं कहा कौन सा गलत काम? कह नहीं, मैं मान गया तुम पढ़ाते हो, लेकिन मत पढ़ाओ, जो पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। मैंने कहा पक्का? बोले हाँ। मैं गया, मैं पढ़ाया, वो पैसा भी अपने पास रखा, इनसे ही पैसा लेता था। क्या कर रहा है? मुझे मज़ा आ रहा था पढ़ाने में। तो मेरा खर्चा मेरे पापा के देते थे। उनको पता था कि 800 रुपये मेस का है, तो मुझे 2200 रुपये हर महीने वो भेजते थे, 2200 पॉकेट मनी वगैरह। तो उससे मेरा पूरा खर्चा निकल जाता था। जो हाँ भाई 2009-10 की बात कर रहा हूँ, अब क्या 8,000 के बराबर है। और तुम्हारा एक बार तुम हॉस्टल चले गए ना, तुम्हारे अंदर गंदी लत नहीं है, अगर दारू नहीं पीते हो, तो तुम्हारा खर्चा 5,000 से ऊपर आज भी नहीं होता हॉस्टल में, है ही नहीं। 1700-1800, शायद अब 2500 कर दिया है। उतना मेस का खाना है, 4 टाइम वहीं खाओ चाप के, कोई काम ही नहीं है। और कहाँ जाओगे तुम, क्या खर्चा है? और कुछ नहीं। तो मैंने बहुत ऐसा किया था, इसलिए तो मैं पढ़ाने आ गया ना। तो मैं स्टार्टिंग के 6 महीने ऐसे पैसे के लिए पढ़ाने गया था। मेरा ये शौक नहीं था पढ़ाना, मैं पैसे के लिए पहुंचा था। ऐसे हमारे कॉलेज के, मेरा कॉलेज का गेट नंबर 1 है, सामने सदगुरु क्लासेस करके एक क्लासेस हुआ करती थी, और उनके जो फाउंडर थे वो हमारे हमारा एलुमनाई थे। वो कौन? अच्छा 1 मिनट आया, एलुमनाई थे वो मेरे। तो ऐसे एलुमनाई एक बार तुम बन गए, तुम्हें अंदर कभी भी एंट्री मिलती है। आके ऐसे रैगिंग होती थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। तो रैगिंग करने आए थे, बोले कौन कौन पढ़ा सकता है इसमें से? तो मैं बोला कि मैं तो बहुत ऐसा तब तक प्रो हो चुका था, 6 महीने रैगिंग हो गई। मैं कहा कितना पैसा मिलेगा सर? बोले 500 रुपये घंटे का। मैं कहा मैं पढ़ा दूंगा। बोले क्या पढ़ाओगे? मैं कहा मैथ्स पढ़ा दूंगा। मैं 6 महीने मैथ्स पढ़ाया हूँ, और बढ़िया पढ़ा था, अच्छा धंधा चल रहा था, पैसा आ रहा था, रिव्यू अच्छा आ रहा था। लेकिन जब जिससे मिलूँ कॉलेज के अंदर, सब बोले मुझे मैथ्स पढ़ाना है। मैंने कहा मैथ्स के तो बहुत टीचर हैं, हाँ कुकुर मुत्ते जैसे टीचर दिख रहे हैं मैथ्स वाले, फिजिक्स में टीचर नहीं दिख रहे। मैं कहा मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा। उनके पास गया, मैं कहा सर फिजिक्स पढ़ाना है। बहुत डांटे वो मुझे, चुपचाप जो कर रहा है कर, गाली वाली भी दिए। तो मैं बोला सर मैं पढ़ाऊँगा ही नहीं। तब फिर मैं वहाँ छोड़ के, काजीपेट एक जगह है वारंगल के पास में, वहीं लोकल में जो ये ट्रेन वगैरह जाती है वहीं रुकती है, स्टेशन वही है। मैं काजीपेट गया, वहाँ पे एक क्लासेस थी। उनको मैंने कहा कि मैं सदगुरु में फ़िज़िक्स पढ़ाता था, 6 महीने फ़िज़िक्स पढ़ाया हूँ और यहाँ पढ़ता हूँ, रखोगे? तो उन्होंने कहा ठीक है डेमो दे दो। डेमो दे दिया, हो गया। फिर मैं वहाँ 6 महीने फ़िज़िक्स पढ़ाया। फिर दूर पढ़ रहा था, फिर इनके पास आया। मैं कहा सर 6 महीने वहाँ फ़िज़िक्स पढ़ा दिया, आप रिव्यू ले लो, अब आप पढ़वा लो। फिर इनके यहाँ पढ़ाया, तब से इनके यहाँ ही पढ़ाया था। हाँ भाई वो करना पड़ता है, क्या करूँ। मुझे सब्जेक्ट चेंज करना था, ये चेंज करने नहीं दे रहे थे। और मैथ्स में होता मैं अच्छा नहीं कर पाता, मुझे पता है, मोनोटोनस हो जाता है एक टाइम के बाद। वही डिक्शनरी प्रॉब्लम कितनी बार करेंगे, इसमें हर साल नया क्वेश्चन बनता है। चलो तुम लोग एक सवाल दे के गया मैं ना, नहीं दिया क्या? एक सवाल दे के जा रहा हूँ, आप ट्राई करो, मैं आ रहा हूँ।
हाँ हाँ, यहाँ एक टेबल है, टेबल पे एक चेन रखी है, चेन का मास m है, लेंथ l है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। भाई मजा बहुत आता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अभी की जो तुम्हारी मेहनत है ना, जब तुम कहीं पहुंच जाओगे ना अच्छी जगह, तुम्हें लगेगा कि हाँ यार सही हो गया। मतलब मेरे जैसा गधा आदमी जब इतना कर सकता है तो तुम लोग तो स्मार्ट हो यार। मैं कुछ नहीं आता था, मैं तो रोता था पहले 6 महीने में कि घर कैसे भाग जाऊं मैं, इतनी रैगिंग होती थी। तो रैगिंग भी बंद हो गई। फाइंड मैक्सिमम लेंथ of hanging part for which chain remains stationary। पहला सवाल। दूसरा सवाल है, अच्छा एक ही करो, मैं आया, मुझे पता है वो चाय के लिए बुला रहे होंगे, आया मैं, चाय ठंडी हो जाएगी ना। नए पेज पे करते हैं। अब थोड़ा वैरायटी वाले जिस तरह के सवाल में कराने का मेरा मन था वैसे पे मैं बढ़ता हूं। देखो ये कह रहा है कि एक चेन है। अब एक एक क्वेश्चन हम बढ़ाते हुए चलेंगे। आप मान लेना ऐसे कि बढ़ रहा है। मास m है और लेंथ l है। नीचे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है म्यू। पहला जो आपसे सवाल पूछा वो बहुत आसान सवाल है कि मैक्सिमम लेंथ कितनी है स्प्रिंग की, सॉरी इस चेन की जो लटक रहा है, और पूरा जो सिस्टम है वो रुका हुआ हो, मतलब नीचे ना गिरे। तो हम क्या करें, इसको मान लेते हैं कि ये एक्स पार्ट जो है ना वैसे हैंग कर रहा है। तो ऊपर कितना पार्ट बचा? अच्छा, टोटल मास कितना था? m। कितनी लेंथ के लिए? l। तो यहां पे लैम्डा क्या हो जाएगा? व्हाट इज लैम्डा? मास पर यूनिट लेंथ। क्या है ये? मास पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। ये सब कोरल में भी हो चुका है, सबको हुआ है। अब ये चेन आप देख रहे हो ना, इसको इस इंस्टेंट पे इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका है इंटीग्रेशन, दूसरा तरीका है रिजिड बॉडी मान के सेंटर ऑफ मास से सॉल्व कर लो। दोनों से आपको सॉल्व करना चाहिए। अगर मैंने ये मान लिया कि ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये जो वर्टिकल पार्ट देख रहे हो, इस वर्टिकल पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? यहां पे। हाँ बोलो। और हॉरिजॉन्टल पार्ट का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आ जाएगा। इसको मैं मान लेता हूं m1 है, इसको मान लेता हूं मैं m2। तो अगर ये लैम्डा दिया है तो m1 कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू ये टोटल लेंथ। तो m1 कितना हो गया? m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। ऐसे ही दूसरा पार्ट जो है वो लैम्डा इंटू एक्स बन जाएगा, मतलब m बाई एल इंटू एक्स। सोचो पहले क्वेश्चन में WP का कोई काम है क्या? नहीं। उसने पूछा है रुका रहना है। इस पॉइंट पर क्या एक नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा? जो चेन देख रहे हो उसमें ऐसे जो ऐसे 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 बना हुआ है, एक से दूसरे रिंग को कनेक्ट किया हुआ है, तो दो रिंग के बीच में नॉर्मल तो लग रहा होगा ना, वही नॉर्मल इसको जोड़ के रखा है। और वो टोटल जो यहां तक का नॉर्मल है वो क्या फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए? तभी तो कौन रोक रहा होगा इसको स्लिप करने से?
तो फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या करूं, जब पहला सवाल जब भी ऐसा वाला सवाल पूछे कि हैंगिंग पार्ट का लेंथ कितना है जिससे चेन स्टेशनरी बना रहे, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इस पूरे सिस्टम को ऐसा मान सकते हो, और ये सवाल आपने सॉल्व किया होगा कि यहाँ एक पुली लगी है मासलेस स्ट्रिंग है, ये M2 हो गया, ये हो गया M1, यहां लगा हुआ है म्यू, ठीक है। तो नीचे कितना फोर्स आ जाएगा, M2G, और ये आ गया T। अगर इसको रोक के रखना है तो क्या T और M2G दोनों बराबर हो जाएंगे, और यहां लग रहा होगा T जिसकी वैल्यू कितनी है M2G, पीछे लग रहा होगा म्यू M1G। स्टेशनरी रखना है तो क्या ये ऐसा बन जाएगा M2G इज इक्वल टू म्यू M1G, बस वैल्यू डाल दो। M/L x G इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ M/L L माइनस x इंटू G। G ने G को मार दिया, M/L ने M/L को मार दिया। चलो देखो ये क्या बन जाएगा, x प्लस म्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू L, या x की वैल्यू आएगी म्यू L बाय 1 प्लस म्यू। तो कितना पार्ट हैंग कर सकते हो आप, म्यू L बाय 1 प्लस म्यू। अगर मुझे ज्यादा पार्ट हैंग करना है तो मुझे क्या है? जादू हो रहा है ये तो अगर मुझे ज्यादा पार्ट हैंग करके रखना है तो मुझे क्या करना चाहिए, म्यू बढ़ा देना चाहिए। जितना रफनेस बढ़ा दोगे क्या उतना ज्यादा पार्ट यहाँ पे हैंग कर सकते हो। तो हैंगिंग पार्ट की लेंथ बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा रखना होगा। अच्छा ये बताओ, इसी सवाल को अगर मैं ऐसे करता, अब सुनना ध्यान से, अब थोड़ा सा आपको अच्छे वर्जन की तरफ लेके चल रहा हूं मैं। अच्छा आपको भी बहुत शॉर्ट नोटिस पे पता चला होगा कि आज एडवांस का लेक्चर आपको पता भी नहीं था करना क्या क्या है, इसलिए आज मैं कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में भी मैं WPE लूँगा, 2 लेक्चर WPE पे होने चाहिए ना अच्छे, तो 2 लेक्चर में WPE के ही लूँगा, और दोनों लेक्चर में आज तो चेक कर ही रहा हूँ, अगले लेक्चर में थोड़ा और एडवांस्ड वर्जन पे जाऊँगा मैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, 8 दिन का टाइम मिल जाएगा मिनिमम, क्योंकि नेक्स्ट वीक में होगा, अगर मंडे को भी होगा तो 8 दिन का टाइम है। आप प्रॉपर रिवाइज करके आना, WPE के जो भी नोट्स आपके हैं प्रॉपर पढ़ के आना, क्योंकि और उस नोट्स में मैं तुम्हें हार्ट अटैक दे दूंगा अगर बिना पढ़े आए तो। कोई भी बच्चा क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा मैं, सारे अच्छे ही। ये लेंथ कितनी मिली अपने को, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी बेटा, L माइनस एक्स। तो क्या बनेगा L प्लस म्यू L, सॉरी L माइनस म्यू L, नहीं L प्लस म्यू L माइनस म्यू L अपॉन 1 प्लस म्यू। अरे x की वैल्यू वहां डाल दो, तो L अपॉन 1 प्लस म्यू। मतलब टोटल चेन का जो मास था वो कितना था M, और टोटल लेंथ कितनी थी L। अरे मैं ज्यादा टफ पढ़ा दिया क्या, अभी तो शुरुआत है यार। और ये वाली लेंथ इतनी हैंग कर रही है, लटकने वाले पार्ट का जो मास है वो कितना है म्यू L, सॉरी लेंथ है वो कितना है म्यू L अपॉन 1 प्लस म्यू। और जो टेबल पे रखा हुआ पार्ट है वो कितना है L अपॉन 1 प्लस म्यू। अब मेरा सवाल है, यहां पे मैं जाऊं, एक स्लाइड जर्क दे दूं। स्लाइड जर्क का मतलब मैं ऐसे गया टक मार दूं एक, क्योंकि ये क्या है मैक्सिमम लेंथ जहां तक रुक सकता है। अगर जरा भी कांड किया तो ये गिरना चालू हो जाएगा क्या, हाँ ना। तो ये मैक्सिमम लेंथ है, मैं जाके टक करके चला आया। इसको आप बोल सकते हो इंपल्सिव फोर्स दिया। क्या दिया मैंने, इंपल्सिव ना, झटका दिया हल्का सा, लगातार फोर्स नहीं लगाया। झटका देते ही क्या हो जाएगा, गिरना चालू हो जाएगा।
गिरना चालू होगा तो जैसे जैसे ही आगे आगे क्या ये लेंथ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। क्या एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जब ये पूरा वर्टिकल हो जाए? भाई मान लो बहुत नीचे तक जगह है तो ये तो पूरा वर्टिकल हो जाएगा ना, और वर्टिकल है तो मुड़ेगा नहीं, ये तो नीचे नहीं आएगा, वैसे पूरा स्ट्रेट होके नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि हर एक पार्ट पे mg लग रहा होगा, सबका एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा। करेक्ट ना? आपको बताना है फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। When it becomes vertical। दूसरा सवाल है velocity of chain when it becomes vertical। ट्राई करिए। नहीं कर भी रहा होगा तो नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल का कोई काम है नहीं, वर्क डन बाय नॉर्मल 0 ही होगा। आइए, ये सवाल पूछा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। एक बात बताओ, अभी जो किया था उसी चीज को अगर समझा जाए तो यहां टोटल मास m2 मान लू मैं, इस m2 की वैल्यू होगी कितना बेटा? लैम्डा इंटू लेंथ। कितनी लेंथ है ये? लैम्डा। ए कौन है? अरे चुप हो जाओ, देखो अब मस्ती मत करो। L अपॉन 1 प्लस म्यू, तो m2 जो है वो आया m अपॉन 1 प्लस म्यू। ठीक, इसका मास। अगर ये इसका मास है तो फ्रिक्शन पीछे कितना लग रहा होगा? म्यू m g, यही तो होगा ना फ्रिक्शन की वैल्यू। और अगर मैंने ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास मान लिया है तो सेंटर ऑफ मास इसको कितना आगे ले गया? इतना। और ये लेंथ कितना होगा? आपको पता है रॉड का सेंटर ऑफ मास L/2 पे होता है, तो अगर ये L/2 तो क्या ये हाफ हो जाएगा? L/2 1 प्लस म्यू। मतलब इसको इस पॉइंट से वर्टिकल करने के लिए इतना जो ये पूरा चेन रखा है, ये चेन को इधर तक आना पड़ेगा ना, तो पूरा आने के लिए कितना चलना होगा इसको? कभी भी चेन अगर स्ट्रेट में आ जाए तो आप सीएम से करिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। जैसे आप देखिए सारे इंटीग्रेशन से बच रहे हो। L/2 1 प्लस यू आना है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या लिखा जाएगा? फोर्स विच इज म्यू mg अपॉन 1 प्लस म्यू मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट और cos 180। तो कितना आ जाएगा ये? म्यू mgl माइनस में अपॉन 2 1 प्लस म्यू टू द होल स्क्वायर। यही आया था। वेरी गुड। जब भी चैन गिर रहा है तो हम लोग उसको मतलब जब वहाँ पे मतलब आज तो यहाँ पे मतलब बेंच पे जितने भी मतलब पार्ट है उसका वो पूरा नीचे गिरने तक उसको रेफरेंस पॉइंट मारना। हाँ, तो पूरा गिर जाएगा तभी तो वर्टिकल बनेगा वो। अगर थोड़ा भी रह जाएगा तो वर्टिकल कैसे बना? वो वर्टिकल बनेगा ही नहीं। वर्टिकल बनने के लिए पूरा गिरना कंपलसरी है। मैं आधा क्यों आधा आधा ले रहे हो? वर्टिकल पूछ रहा हूं मैं, तो पूरा गिरेगा तभी वर्टिकल होगा ना। आधा अपने मन से सोच लेते हो। हाँ, तुम गलत थे क्या? इसको दूसरे मेथड से भी मैं कर दूंगा, x पे जाके dx वाला, लेकिन तुम जरा सोच के बताना, वो बहुत टफ हो जाएगा। मैं समझाता हूं कैसे आएगा। पहले तीसरा सवाल भी कर लेते हैं। तीसरा सवाल क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। बेटा अच्छे सवाल कराने के लिए परमिशन दे रहे हो ना, तो चुप होके बैठो। फिर बता रहा हूं, इसमें मजे लेने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, टाइम पास नहीं चलेगा, जोक बहुत कम होगा,
क्लास ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। ये इनिशियल पॉइंट ये ऐसा है, ठीक है, और फाइनल में कैसा हो रहा है, ये फाइनल में ये पूरा ऐसा हो जा रहा है। और ये पहले कितना है, म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू, करेक्ट। यहां से यहां पहुंच जा रहा है। अब बताइए, यहां से यहां पहुंचाने के लिए क्या फ्रिक्शन ने भी काम किया है? फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन तो आप नहीं लगा सकते, एनर्जी कंजर्वेशन तो आप नहीं लगा सकते। अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा। अभी देखिए, मैं जैसे देखा आप लोग वर्क एनर्जी थ्योरम में बहुत थोड़ा डिफिकल्ट वर्जन लगाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम का डिफिकल्ट वर्जन आप ऐसे लिखते हैं, वर्क डन बाय mg फ्रिक्शन ये kf माइनस ki। ये मत किया करिए। वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने क्या पढ़ा है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं सारे फोर्सेस लिख रहा हूं, तो फोर्सेस कितने कैटेगरी के होंगे? एक कंजर्वेटिव फोर्स होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, सूडो फोर्स हो सकता है, या कोई ऐसा फोर्स जिसको आप कैटेगराइज ही नहीं कर पा रहे हैं, अदर फोर्सेस। क्या इसको मैं kf माइनस ki लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा? अभी एक चीज और, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, अदर फोर्सेस। क्या ये kf माइनस ki माइनस wc वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सॉरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सूडो फोर्स, अदर फोर्सेस, तो kf माइनस ki माइनस ऑफ माइनस u ऑफ u ऑफ कंजर्वेटिव क्या होता है? माइनस डेल्टा u, या इसको मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सूडो फोर्स, अदर फोर्सेस। ये बन जाएगा प्लस डेल्टा u, uf माइनस ui। तो uf वाले को एक साथ रखो तो uf यहां भी पॉजिटिव है, kf यहां पॉजिटिव है, एक साथ रखोगे तो uf प्लस kf, माइनस कॉमन लिया तो ui प्लस ki। ये आप याद रखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सूडो फोर्स और अदर फोर्स ये सारे वर्क डन जीरो हो जाए तो ये बन जाएगा uf प्लस kf इज इक्वल टू ui प्लस ki कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर इसमें से कोई भी फोर्स जीरो, कोई भी एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो यहां पे रख दो। अब जैसे इस सवाल में ही करना है तो इस सवाल को भी मैं ऐसे करूंगा, इनिशियल से फाइनल जाने में कौन आ रहा है? फ्रिक्शन ना। तो मैं ऐसे लिखूंगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू uf प्लस kf माइनस ui प्लस ki। अच्छा, u मतलब पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से लग रहे होंगे? पूरे में खाली mg तो काम कर रहा है, मुझे mg लिखने की जरूरत है। क्या लिखना है? mg। और जब भी कोई रिजिड बॉडी आ जाती है तो उसमें मैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखता हूं? सेंटर ऑफ मास की। किसके लिए लिखा जाता है? सेंटर ऑफ मास। mg आया, उसके सेंटर ऑफ मास को लिखना है तो मुझे एक रेफरेंस लाइन डिसाइड करना पड़ेगा। वो रेफरेंस लाइन मान लो ये वाली लाइन है, ये जो लाइन है ये कौन है? रेफरेंस लाइन। तो फाइनली यहां पर है इसका सेंटर ऑफ मास, तो यहां आ जाएगा, और पूरी लेंथ अगर ऐसे लटक रही है मतलब ये m हो गया टोटल मास। तो फाइनल एनर्जी अगर लिखी जाए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आपने यहां निकाल लिया है तो यहां पे रख दो भाई। यहां से यहां पहुंचाने के लिए यही फ्रिक्शन काम किया ना, डायरेक्ट वैल्यू रख दी। uf देखोगे तो ये बनेगा माइनस mgl प्लस हाफ mv स्क्वायर,
माइनस यू इनिशियल, ये टोटल मास यहां आएगा, लेकिन ये मास पूरा नहीं होगा, ये m1 होगा। इतना ही पार्ट है ना इसका सेंटर ऑफ मास। और ये हाइट कितना नीचे है, म्यू एल अपॉन 2 1 प्लस म्यू। गलती होती है इसलिए बता रहा हूं। तो ये होगा माइनस m1 जी, एल की वैल्यू है म्यू एल अपॉन 2 1 प्लस म्यू। और इनिशियली काइनेटिक एनर्जी तो 0 है। पहले थोड़ी ना हम वेलोसिटी हो तो स्टेशनरी है ना, ये लेंथ पे क्या स्टेशनरी है ना, स्लाइड जर्क देने के बाद ये चीज आई। बस अब इसी को सॉल्व कर लो, v निकालना है। देखो m m m नहीं कट रहे अभी, आगे कटेंगे। काटेंगे तो जरूर चाहे कुछ हो जाए, ऐसे प्लस mgl, और ये बन जाएगा माइनस m1 की वैल्यू कितनी होगी, m बाई एल, म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू, ये कैंसिल हो गया, म्यू एम अपॉन 1 प्लस म्यू। तो ये माइनस म्यू एम अपॉन 1 प्लस म्यू जी इंटू म्यू एल अपॉन 2 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम 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 मर गए। अब देख लो यार क्या आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर जीएल। तो ये बन जाएगा जीएल माइनस म्यू जीएल बाई 2 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर जीएल अपॉन 2 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीएल माइनस म्यू जीएल बाई 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर जीएल बाई 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी इन रूट। आगे तुम्हें सिंप्लीफाई करना हो तो कर लेना। क्या समझ में आया? ये सेंटर ऑफ मास की ताकत है कि आपको ये किससे बचा दिया, ये इंटीग्रेशन से। नहीं तो आपको इंटीग्रेट करके लाना पड़ता। मैं इंटीग्रेशन सिखा दूं क्या आपको? आइए सिखाते हैं। पहले इसको नोट कर लो। अब बहुत खिचड़ी तो नहीं लग रही है तुम्हें? समझ रहा है सब? किसको नहीं? एडवांस है, समझो। ऐसे ही चलेगा, क्योंकि छोटे छोटे सवाल नहीं आएंगे, बड़े बड़े ही आएंगे। बोर्ड पे जगह नहीं बचेगी। यहां से चालू करो। सवाल यही था ना, स्लाइड जर्क यहीं से चालू हुआ है। ये इसका पहला वाला क्वेश्चन है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यहाँ खत्म हो गया। इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर के ऐसे ये स्टेप, फिर इधर पूरा। कहाँ पे? वो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अच्छा हाँ, ठीक है ना? अब ठीक है? ठीक, हाँ वो L/2 होगा ना, क्योंकि इसका भी सेंटर ऑफ मास तो इतना ही नीचे है ना, L/2 ही नीचे। हाँ, तुम्हें इंटीग्रेशन आ रहा तो ये तो सीख लो। ये आ गया और ये भी इतना इजी। उससे भी कर लो, इंटीग्रेशन से भी करवा दे रहा हूँ मैं। अरे क्या हुआ ना, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछ ली ना, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि इंटीग्रेशन इजी पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर मैं यहाँ चेंज करके देता ना, तो फिर ये ज़्यादा आसान पड़ता। हाँ तो कर लो ना, करवाता हूँ मैं। क्या नहीं समझा इसमें भाई? पूरे चेन को का सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर द एंटायर मास इज कंसंट्रेटेड। तो एंटायर मास इसका मैंने m2 मान लिया। तो मैंने मान लिया सेंटर ऑफ मास को ही यहाँ से यहाँ लेके चला गया, तो सारे पॉइंट चले गए होंगे। तो सेंटर ऑफ मास को यहाँ से यहाँ लेने में सेंटर ऑफ मास को कितना चलना पड़ेगा? L/2 1 प्लस म्यू, खत्म।
अब चूंकि इतना लंबा मैंने बनाया है इसलिए टफ लगा है, इंटीग्रेशन से बढ़िया तो एक लाइन में आंसर दे रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन का। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हो सकता है इंटीग्रेशन तुम्हारे लिए यूजफुल रहा हो, लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शन में तो सेंटर ऑफ मास बहुत आसान है। अगर सवाल ऐसा हो, अब देखो यहाँ क्या करना है ना, तुम्हें फाइनल आंसर लिख लेना चाहिए, कॉन्सेप्ट लिख लेना चाहिए, बीच के कैलकुलेशंस को आप स्किप कर सकते हो खुद करने के लिए, टाइम बचेगा तब आप क्वालिटी क्वेश्चंस कर पाओगे ना। एक सेमी सर्कल है, इसका रेडियस है R, इस सेमी सर्कल पे एक चेन ऐसे रख दिया है, सेमी सर्कल पे चेन रख दिया है। पहला सवाल है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन। दूसरा सवाल है कि यहां मैंने स्लाइड जर्क दिया, उसके बाद फाइंड वेलोसिटी ऑफ चेन when it becomes vertical। मास है। अब पुराने सवाल पे आते हैं, जिनको करना है ये करते रहे, और सेंटर ऑफ मास से आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे होंगे मुझे पता है, प्रॉपर इंटीग्रेशन वाले मेथड से निकालिए। अब जो पहला वाला सवाल था, बाकी लोग इसको कर रहे हैं, ये लोग पहला सवाल देखें। ये था म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू, और ये वाली लेंथ थी एल अपॉन 1 प्लस म्यू। करेक्ट? कोई दिक्कत? ठीक। यहां म्यू दिया था। आपसे पूछा है ये चेन जब वर्टिकल हो जाए तो फ्रिक्शन कितना काम करेगा। चेन को वर्टिकल करने के लिए क्या इतने पूरे चेन के इस मास को इसको नीचे लेके जाना है? तो एक काम कर लेते हैं, यहां से कहीं से भी ले लो, तुम इधर से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैं x पे गया, dx का एलिमेंट लिया, इसका छोटा सा मास dm बनेगा। dm की वैल्यू कितनी? m/l इंटू dx। क्या इतनी बात सबको समझती है? इस छोटे से पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इस छोटे से पार्ट के लिए पीछे जो फोर्स लग रहा होगा ये होगा म्यू इंटू डीएम इंटू जी। सही बात है? कोई दिक्कत? और इसको डिस्प्लेस किधर करके ले जाना है? इधर लेके जाना है x। तो छोटा सा जो वर्क डन लिखोगे फ्रिक्शन का, क्या वो लिखोगे म्यू डीएम इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट x, माइनस में, माइनस क्यों? फोर्स पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो छोटा सा जो वर्क डन आया माइनस म्यू m/l g x dx। इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना होगा? सबसे पहले ये वाला पार्ट कितना चलेगा x, भाई ये तो ऑलरेडी वर्टिकल है ना, तो इस पार्ट को चलना होगा 0। और ये लास्ट वाला पार्ट कितना चलेगा वर्टिकल होने के लिए? l अपॉन 1 प्लस म्यू। तो ये बन जाएगा वर्क डन बाई फ्रिक्शन माइनस म्यू mg/l x² बाई 2, तो ये बाहर आ जाएगा
L अपॉन 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। जरा देखो वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ गया माइनस म्यू एम जी एल स्क्वायर बाई 2 1 प्लस म्यू टू द होल स्क्वायर, और ये L था, L ने L को मार दिया। क्या वही वर्क डन आ गया जो पहले आया था? माइनस म्यू एम जी एल बाई 2 1 प्लस म्यू टू द होल स्क्वायर। अब देखिए इंटीग्रेशन इतना है, और अगर आप सेंटर ऑफ मास से किए तो क्या वो 2 लाइन में आ गया था? आपकी मर्जी। अब कौन सा करना चाहते हैं आप देख लीजिए। हेलो, हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए ना, मैं 10:30 हो रहा है, मैं लेक्चर में हूँ। नहीं, मैं भी खुद गरीब हूँ मैम, हमारी संस्था गरीबों को पढ़ाती है। मैं खुद ही गरीब हूँ, मुझे कोई पढ़ा दे, पैसा लेंगे। पगलवा लेते हैं लोग, ऐसा फोन करके बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, रोशन सर बात कर रहे हैं, मतलब अच्छा कोई बच्चा होगा। हाँ भाई, तीसरा सवाल कराओगी, समझ गए? ऐसे ही करना होगा यार। अब उसमें क्या करना होगा, पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो x पे जाके dx लो, उसकी एनर्जी लिखो, लिमिट रखोगे वो वर्टिकल लेंथ, बाद में 0 से l और पहले 0 से म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। तो वो नहीं करवा रहा हूं, आप ये सवाल करिए। सीओएम से करोगे, जब स्ट्रेट रॉड आए तो सीओएम से ही करना चाहिए। इसका आंसर है क्या सेमी सर्कुलर रिंग का? जाइए इसको करिए आप। आज बस करते हैं, अगले लेक्चर में ये सवाल से स्टार्ट करूंगा, मुझे बता के रखना। और थोड़ा प्लीज WPE पढ़ के आना अगर आपको लेक्चर में बैठना है, और इसमें कोई बुराई नहीं अगर आप लेक्चर में नहीं बैठ रहे, आपको थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि डाउट है कॉन्सेप्चुअली, तो आप उस डाउट को पहले अपने दोस्तों में कंफर्म कर लीजिए, फिर लेक्चर में बैठिए। नहीं तो फिर मतलब इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बुरा लगे, इसलिए क्योंकि आपका 2.5 घंटे वेस्ट होने से बेटर है आप कुछ अच्छा पढ़ लो। सही बात है ना? तो आप देख लेना, क्योंकि इंटीग्रेशन पे पूरा सवाल होगा अगले लेक्चर में। चलिए बाय। क्या है?